नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडी में आपका अभिनंदन है। आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान जीके की शानदार क्लास। और ये शानदार क्लास जो आपके लिए राजस्थान के ऑल कंपटीशन के लिए जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं, RAS फ्री और इसके अलावा मैं बात करूं ईओ आरओ के लिए बहुत ही खास। इसके अलावा चतुर्थ कर्मचारी के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, कर्मचारी और जेल प्रेरी। और क्योंकि पूरा कवर कर रही है ये क्लास, क्योंकि 6 सब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी क्लास में, तो याद रखिएगा। इसके अलावा वीडियो ग्राम सेवक या फिर वीडियो ग्राम सेवक एक ही बात हो गई, और पटवारी और जेल जो डिप्टी जेलर उसके लिए, और कोई एसआई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी खास रहने वाली है। और कोई मेरा भाई जीट और या फिर अपना फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर हैं उसके लिए भी खास रहने वाली है। तो आप इस क्लास को मिस नहीं करेंगे। आज जो हमारा जो अगला जो चैप्टर है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 41 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली हमारी 2 क्लास हो चुकी है, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2। इसका लिंक अपने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वाली क्लास के नोट्स अपने जरूर देखिएगा, और क्योंकि नोट्स बना लीजिए। और इसी प्रकार से इसका जो PDF है जो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप में मिल जाएगा, और जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाथ में पेन कॉपी लेके बैठ जाइए आराम से। इन क्वेश्चनों का जो एनालिसिस, जो 360 डिग्री एनालिसिस होने वाला है, उसको यहाँ पर आराम से नोट करना है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर मेरे भाई ने किसी ने संस्कार स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो 1000 क्वेश्चनों की सीरीज है ये लगातार रहने वाली है, क्योंकि हम 41 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे आज, और इस श्रृंखला को आपने नोट करना है। तो किसी भी एग्जाम के लिए ये खतरनाक प्रश्न हो सकते हैं, बहुत ही डीपली से उठाए गए हैं। केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? पहला ऑप्शन है मनु भाकर, दूसरा ऑप्शन है मोना अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है अवनी लेखरा, और चौथा ऑप्शन है सुंदर गुर्जर। हाँ जी, फटाफट इसका हाँ जी आंसर बता दीजिए भी, इसका क्या आंसर रहने वाला है। हाँ जी, बात मैं करूं यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बहुत ही शानदार खिलाड़ी रही, और वो रही अवनी लेखरा भी। और अवनी लेखरा ने पहले तो कौन सा पदक जीते? 2 पदक जीते भी, कौन से? गोल्ड मेडलिस्ट। और ये पैरा ओलंपिक की पेरिस के जो पैरा ओलंपिक हुए थे, राजस्थान की 2 खिलाड़ी बहुत ही खास रहे गोल्ड, और 2 गोल्ड जीतने वाली कौन है? यहाँ पर पैरा ओलंपिक अवनी लेखरा, जो इसका संबंध जयपुर से है। जिसका संबंध किससे है? जयपुर से है। परंतु बात आ जाती है इसकी यहाँ पर एक शूटर जो होने वाली है, और ये भी शूटर तो याद रखिएगा 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। और एक है नाम जो भी जिसका जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा, और वो शेखावटी की शानदार और शेखावटी का नाम जिसने उजागर किया, सिक्कर की रहने वाली। और वो सिक्कर की रहने वाली कौन है? तो याद रखिएगा मोना अग्रवाल। तो यहाँ पर बहुत ही खास मोना अग्रवाल। और मोना अग्रवाल की जीवन की बात करूं तो बहुत ही संघर्ष भरा जीवन, और 3 भाई बहन, और उसमें तीसरी बेटे की चाह इनके माता पिता ने रखी। परंतु यहाँ पर मोना अग्रवाल का जन्म जब होता है तो बहुत ही जब छोटी उम्र में ही, एक तो ऊपर से यहाँ पर माता पिता का बेटे का चाहा, और ऊपर से ये लड़की होने का, और यहाँ पर इसको छोटे बचपन में ही यहाँ पर पोलियो हो जाता है। तो बहुत ही चाह, और नानी जी के पास रही, और नानी जी के पास यहाँ नानी ने पाला, और नानी ने हमेशा इसको अपने संघर्ष से, हाँ जी, भरे जीवन से, हाँ जी, हौसला देते रहे। और लगातार इसने पहले तो आजमाया, और भी यहाँ पर जो वेट लिफ्टिंग में, इसके अलावा यहाँ पर वेट लिफ्टिंग, क्योंकि पोलियो होने के कारण जब इनका यहाँ पर
दूसरा जो रैंक यहाँ पर मिलती है, तो शूटर को ये सिलेक्ट करते हैं और शानदार जो शूटर बनती है। और ये पैरा ओलंपिक और जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और नाम है कौन, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली राजस्थान की सिक्कर की लाडली, और याद रखना मोना अग्रवाल। हाँ जी, तो चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, और ये रहा आपके लिए नेक्स्ट पर्सन। 14 जनवरी 2025 से जयपुर जिला प्रशासन द्वारा अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए हेतु कौन सा अभियान चलाया गया भी, कौन सा अभियान। बात है 30 दिसंबर 2024 की। 30 दिसंबर 2024 को एक घोषणा की जाती है, और ये घोषणा होती है जितेंद्र कुमार सोनी। और जितेंद्र कुमार सोनी कौन है, तो मैं बता देता हूं, जयपुर के आईएएस कलेक्टर हैं। ठीक है, जयपुर के कलेक्टर के द्वारा एक घोषणा की जाती है, और कौन से अभियान की, लाडेश्वर अभियान की। और ये लाडेश्वर अभियान कब से चलाया जाएगा, 14 जनवरी 2025 से चलाया जाएगा, क्योंकि जो भी आंगनवाड़ी है उसमें एक कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषित बच्चों को और किट दी जाएगी, उनको किट दी जाएगी यहाँ पर, उनमें स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, और बहुत ही आरएस के लिए, प्री के लिए खास होने वाला है, अदर जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं उसके लिए भी खास होने वाला है। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा और वो कौन से अभियान के तहत है, तो याद रखिएगा वो अभियान हो जाएगा कौन सा, लाडेश्वर अभियान। और वो कौन सा हो जाएगा, लाडेश्वर अभियान। तो इसका जो सही में जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, लाडेश्वर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, तो सुधार लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया जाएगा, लाडेश्वर अभियान। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर, ये रहा आपके लिए नेक्स्ट पर्सन। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र को ऊंट कि किस नस्ल के लिए 26 दिसंबर 2024 को संस्थागत श्रेणी का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी द्वितीय पुरस्कार जब प्रदान की बात करें तो पहले हम बात कर लेते हैं सन जब राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की। ये ऊंट अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र। और ये अनुसंधान जो केंद्र है ये कहाँ पर है, बीकानेर में है। इसकी जब स्थापना कब की गई, भी अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 जुलाई 1984 को ये निदेशालय, ऊंट निदेशालय बनाया गया, ऊंट निदेशालय बनाया गया, परंतु इसका नाम परिवर्तन करके सन कब 1900 यहाँ पर 20 सितंबर याद रख लेना, 20 सितंबर 1995 को इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, यहाँ पर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, जो कि बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही खास, और ये जो नस्ल है, और ऊंट हमारे देश का, हमारे राजस्थान स्टेट का 2014 से घोषित एक राष्ट्रीय राज्य पशु भी है। ठीक है, घरेलू पशु भी है, परंतु इसकी कुछ नस्लें यहाँ पर विलुप्त हो चुकी हैं। और कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा विलुप्त होने में 2022 में माना है, 2022 में माना जाता है भी एक नस्ल, कौन सी, एक तो है मेवाड़ी नस्ल, और एक है मालवी नस्ल। और ये संकटाग्रस्त ऊंट की नस्लों में मानी गई है। तो याद रखिएगा 2022 में इस संस्था ने बताया था, 2022 में मेवाड़ी और मालवी जो मेवाड़ी नस्ल है उसके लिए ये काम कर रही है। और कौन सी संस्था काम कर रही है, उसके लिए संस्थागत श्रेणी में एक पुरस्कार दिया गया है, और वो पुरस्कार कौन सा है, ठीक है, द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, और वो है मेवाड़ी नस्ल। कौन सी ऊंट की कौन सी नस्ल है, वो हो जाएगी मेवाड़ी नस्ल। परंतु मालवी नस्ल के लिए व्यक्तिगत एक यहाँ पर व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत तौर पर जाना जाता है, और उसका नाम आ जाता है यहाँ पर कौन सा, अगर मैं बात करूं मालवी नस्ल के लिए तो वो है भंवरलाल रायका। ये है जिला बारां का, भंवरलाल रायका। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भंवरलाल रायका जाति ऊंट से संबंधित, ऊंट पालने वाली जाति है। और जिला यहाँ पर बारां जिला रायका जाति, और रायका जाति का भंवरलाल, और जिसका संबंध मालवी जाति से है। और इसको बचाने के लिए ये व्यक्ति काम कर रहा है। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए प्रथम राजस्थान पुरस्कार दिया गया है, प्रथम व्यक्तिगत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा। और 12 जिला से संबंध रखता है, तो हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर मेवाड़ी नस्ल के लिए द्वितीय पुरस्कार दिया गया है, और फर्स्ट यहाँ पर भंवरलाल रायका को दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा शानदार प्रश्न।
2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? 50%, ऑप्शन बी 60%, सी 90%, डी 75%। फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, फटाफट मुझे कमेंट में आंसर कर दीजिए, क्या रहने वाला आपके हिसाब से, क्या आंसर रहेगा इसका? हाँ जी, सबसे ज्यादा मैं बात करूं यहाँ पर राजस्थान की कुल प्रतिशत गांवों की जनसंख्या है, और वो गांवों की जनसंख्या कितनी है हमारी? कुल जब जनसंख्या 3,42,239 किलोमीटर क्षेत्रफल पे, ठीक है, तो 6 करोड़, हाँ जी 85 लाख, 6 करोड़ 85 लाख अपने जनसंख्या में से लगभग कितना? 51 लाख, हाँ जी 5 करोड़ यहाँ पर 15 लाख, सॉरी 5 करोड़ 15 लाख यहाँ पर 352 यहाँ पर ग्रामीण की बात करें तो ये परसेंटेज की बात करूं तो लगभग कितना परसेंटेज हो गया 6 में से? तो अगर मैं बात करूं तो 75.1%, 75.1% क्या राजस्थान की जो प्रतिशत जनसंख्या है वो कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या, और वो है 75.1। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन जो सही यहाँ पर जो होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर शहरी जनसंख्या कितनी है तो 24.9। अगर शहरी जनसंख्या की बात करें यहाँ पर मैं बात करूं शहरी जनसंख्या, अब शहरी जनसंख्या की बात करें तो यहां पर कितना हो जाएगा? 24.9। तो शहरी जनसंख्या इतने परसेंट है, और बाकी बची हुई ग्रामीण संख्या है। तो याद रखिएगा निवास 2011 के अनुसार पूछना है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 75.1 हो जाएगा, 75% हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। याद रखिएगा 24.9, 75.1। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा, राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी दौसा में, ऑप्शन नंबर सी कोटा में, ऑप्शन नंबर डी भरतपुर में। हाँ जी, क्या आंसर रहने वाला है आपके लिए? हाँ जी, फटाफट इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, महिला साक्षरता के 2011 के जनगणना अनुसार बताना है, जनगणना अनुसार बताना है। तो यहाँ पर यहाँ टाइम मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है। राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार अगर मैं बात करूं, अब यहाँ तक पूरे के पूरे फैक्ट मैं याद करवाने वाला हूँ। अगर ऑल ओवर पूछे ऑल ओवर में साक्षरता किसकी है? साक्षरता पूछे तो याद रखिएगा इधर तो आ जाएगा कौन सा? ऑल ओवर में सबसे पहले तो कौन सा आएगा? यहां पर तो कोटा आएगा। ठीक है, ऑल ओवर में कौन आएगा? कोटा। ठीक है, कोटा है। ठीक है, कोटा है, और कोटा के बाद में कौन है? कोटा के बाद में सबसे ज्यादा जो जयपुर है, और जयपुर के बाद में झुंझुनू आ जाएगा। कोटा, और कोटा के बाद में ऑल ओवर में जयपुर, और जयपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा? दौसा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी झुंझुनू आ जाएगा, झुंझुनू। ठीक है, तीनों यहां पर याद, थोड़ी सी ट्रिक इसको याद रखना, को जे जू। ठीक है, को जे जू, तो जे जू पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये को जे जू याद रखिएगा। तो यहां पर सर्वाधिक, परंतु ध्यान रखिएगा इन 2 जिलों का याद रख सकते हो आप। अगर पूछे ना यहाँ पर महिला के कारण ही कोई, देखो अगर ऑल इंडिया आप केरल की बात करें, जहां महिला आएगी वहां पर साक्षरता ज्यादा आएगी, क्योंकि पढ़ने वाले महिलाएं होंगी, वहां साक्षरता अपने आप ऑल ओवर भी बढ़ेंगी। तो याद रखिएगा महिला अगर पूछे, यहाँ पर फीमेल का पूछे तो फीमेल में दोनों जिले ऊपरी आएंगे। कौन कौन से? यहाँ पर कोटा जयपुर, तो कौन कौन से आएंगे? अगर मैं यहाँ पर बात करूं कोटा, तीनों सेम टू सेम ही आएंगे। तो याद महिला साक्षरता पूछे तो एक ही बात याद रखना, कौन सा आएगा? पहला आएगा को, और पहला दूसरा आएगा जयपुर, कोटा जयपुर और झुंझुनू। तो याद रखिए तीनों का, याद रखिएगा तीनों का है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पुरुष साक्षरता की, पुरुष साक्षरता में एक चीज को याद रखना भी, यहाँ पर पुरुष साक्षरता में याद कैसे रखना है? देखो यहाँ पर सबसे पहले आएगा पुरुष साक्षरता के अंदर कौन सा आ जाएगा? बताइए, फटाफट बताइए भी, पुरुष साक्षरता में कौन सबसे पहले आएगा? तो यहां पर ये झुंझुनू सबसे पहले कर दो, झुंझुनू सबसे पहले कर दो, और बाकी सब बाद में कर दो। तो यहां पर ये 2 स्थान खिसक जाएगा, झुंझुनू सबसे आगे, यहां पर कोजे। परंतु आपको यही याद रखना है, को यहां पर जे, कोजे। तो यहां पर कोजे, तो ये कोजे लास्ट में चला जाएगा, कोजे यहां पर, मतलब महिला को जो पढ़ाएगा वो कोटा, मतलब वो अवल आएगा। मतलब देखो ये अवल आ गया ना, यहाँ पर ये अवल आ गया, ये अवल आ गया, जयपुर अवल आ गया, को जे। परंतु जो नहीं पढ़ाएगा वो यहाँ पर देखो झुंझुनू पे ले आएगा। ठीक है, को जे, तो यहाँ पर पुरुष साक्षरता में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलती ज्यादा पुरुष की है राजस्थान में, तो पुरुष प्रधान है ये। इसी प्रकार से हमारा ये तो याद हो गया। ठीक है, ये तो थे सर्वाधिक वाले जितने भी थे। अब मैं आपको
यहाँ पर मैं अब देखो सर्वाधिक की पूछा है ना, यहाँ आंसर तो आपका आ गया यहाँ पर बिल्कुल सही। तो कौन सा है सर्वाधिक? अगर पूछे महिला का पूछे तो भी जे कोटा, अगर साक्षरता अगर ओनली सीधा पूछे तो भी कोटा, दूसरा पूछे तो जयपुर, महिला में पूछे तो भी जयपुर, और सेकंड में पूछे सेकंड महिला सीधा पूछे तो भी जयपुर। ठीक है, तो दोनों का याद है ऐसे रह जाएगा। ठीक है, और यहां पर सेकंड जो पुरुष साक्षरता पूछे तो कोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां फर्स्ट में कोटा, नहीं तो फर्स्ट में पुरुष में कोटा। ठीक है, सेकंड में। ठीक है, तो चलते हैं इसके न्यूनतम पर बात कर लेते हैं। अगर वह न्यूनतम की बात करें तो सेम टू सेम ऐसे ही डाटा है पूरे का पूरा। देखो कैसे डाटा है, तो मैं यहां थोड़ा सा मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर अगर वह कम का पूछे, न्यूनतम का पूछे, अगर वह क्या पूछे, कम का साक्षरता पूछे, कम साक्षरता, और कम साक्षरता वाला कौन है, कम साक्षरता वाला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सबसे ज्यादा कम साक्षरता किसकी है, वो हो जाएगा जालोर और सिरोही की। किसकी है, जालोर और सिरोही की। ठीक है, कुल साक्षरता, यहां कुल की बात हो रही है ना, कुल ऑल ओवर, तो जालोर और सिरोही, जालोर और सिरोही जलते हैं। ठीक है, सिर जलते हैं। ठीक है, सिर जलेंगे महिलाओं के। ठीक है, जहां साक्षरता कम होगी, ठीक है, कम होंगी, और जालो और सिरोही याद कर लेना। ठीक है, और इसके बाद में अगर मैं बात करूं जालो और सिरोही और कौन कौन प्रधानगी है ना किसकी, पुरुष की, तो प्रताप की। ठीक है, जालोर सिरोही प्रताप। ठीक है, प्रताप को क्या कर देंगे, सिर जला देंगे। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अगर पूछे महिला, देखो कम साक्षरता है ना महिलाओं की वजह से है, तो इसमें भी महिला आएगा क्योंकि ऑल ओवर कम हो रही है, तो कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर जालोर तो आएगा ही आएगा, ये आपको पहले ही बता दिया मैंने, क्योंकि ऑल ओवर में कम हो रहा है तो यहाँ पर ये भी कम होगा। परंतु तीसरे पर थोड़ा सा याद रखना, यहाँ प्रताप नहीं आएगा, कौन आएगा, जैसलमेर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसलमेर ज्यादा ही जल गया। ठीक है, ऐसे याद रखना जैसलमेर। इसी प्रकार से इसको याद रखना। अगर कम पुरुष का पूछे तो याद रखिएगा कम पुरुष में कौन आएगा, हाँ जी कम पुरुष में कौन आने वाला है, तो यहां पर सबसे आपको यही करना है। और ये जो कम पुरुष का था ना, ये सबसे पहले आ जाएगा, प्रताप आ जाएगा, प्रतापगढ़। तो कौन सा आ जाएगा, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा आएगा, मुझे बताइए भी, प्रतापगढ़ के बाद में कौन सा आएगा फटाफट, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा आएगा। इसका अलग है। ठीक है, डाटा कम वाला प्रताप और बांस। ठीक है, तो यहां पर प्रताप क्या करता है, बांस छीलता है, प्रताप क्या करता है, बांस छीलता है, तो कम पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में सिरोही आएगा। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आरपीएससी ने हर बार तीनों एक समान देकर के पूछा है, तो कम वाले आपको इस प्रकार से याद कर लेने हैं। ठीक है ना, जालोर सिरोही प्रताप, जालोर सिरोही प्रताप बांसवाड़ा, दो याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न भी। हाँ जी, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है भी। राजस्थान में के निम्नलिखित किसी तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। कपास की सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में होता है। ये बात सही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल ये बात तो सही है। गलत तथ्य की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, गलत तथ्य की बात कर रहा है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। तो इसी प्रकार से हाँ जी, बिल्कुल प्रथम स्थान है। आप मुझे बताएं भी दूसरा स्थान किसका आता है, दूसरा स्थान, हाँ जी, पूरी फसल में दूसरा स्थान किसका आता है, फटाफट आप कमेंट करेंगे। परंपरागत रूप से राज्य के गेहूं खरीफ की फसल है, और वैसे भी ये गलत हो गया। देखो यहां से मुझे लग रहा है गलत आ रहा है, क्योंकि गेहूं तो क्या है, रबी की फसल है। आप मुझे बताएं राजस्थान गेहूं में कौन से नंबर पे है, अभी राजस्थान बजट के अनुसार कौन से नंबर पे है राजस्थान, हाँ जी, कौन सा नंबर है, ठीक है, रैंक कौन सी है, ठीक है, फटाफट मुझे बताएं भी रैंक कौन सी है। तो याद रखिएगा ये 5th रैंक पे आ जाएगा, उत्पादन में 5th रैंक पे आ जाएगा। तो परंपरागत रूप से खरीफ की फसल है, तो यहाँ पर रबी की फसल है, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन तो ये कौन सा राइट हो जाएगा। ये गलत तथ्य पूछा है तो गलत का आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब सही आंसर हो जाएगा, तथ्य गलत है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहां पर 3 ऑप्शन, यहां पर आपको बता देता हूं, यहां पर 3 तथ्य बिल्कुल सही है और 1 गलत है। वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके लिए शानदार प्रश्न। हाँ जी, राजस्थान में कृषि गणना कब की गई थी? हाँ जी, कृषि गणना कब की गई थी, मुझे कब की जाती है, सॉरी, प्रति 5 वर्ष पे, प्रति 10 वर्ष पे, प्रति 3 वर्ष पे, या फिर कोई नहीं। हाँ जी, फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। प्रति 5 वर्ष पे की जाती है। कितने वर्ष पे की जाती है कृषि गणना? प्रति 5 वर्ष पे की जाती है, ठीक है। और लगभग कब की जाती है मुझे बताएं भी? जुलाई और जून में की जाती है। 5 वर्ष में जुलाई और जून में की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर
नहीं था, तो इसलिए ज्यादा फैक्ट नहीं बताए। जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है, हाँ जी फटाफट। जिप्सी जिप्सी फेरनी है, कहाँ फेरनी है, देखो जिप्सी। और थार कहाँ चलानी है, थार कहाँ चलानी है, मुझे फटाफट बताएं भी। जिप्सी, थार तो बाड़मेर में चलानी है, थार कहाँ चलानी है, तो थार महोत्सव पूछे तो थार और जिप्सी, देखो दोनों इकट्ठे याद कीजिएगा, थार और जिप्सी। जिप्सी जिप्सी, थार तो चलानी है बाढ़, थार चलानी है बाड़मेर में, क्योंकि आराम से ये कवर कर लेगी टिल्लों के बीच में, क्योंकि लगभग सफारी थार ही होती है। ठीक है, यहाँ पर अगर जिप्सी चलानी है, जिप्सी कहाँ चलानी है, और जिप्सी चलानी है बीकानेर में। जिप्सी कहाँ चलानी है, दोनों ही यहाँ पर बै बै से। ठीक है, तो यहाँ पर बीकानेर में चलानी है। तो याद रखिएगा, इसका तो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही रहने। एक प्रश्न आता है रवेरेना मिट्टी, ये देखो मृदा के प्रकार है, मिट्टियों के प्रकार है। एक आ जाए ना आपको यहाँ पर, दो मिट्टियां आती हैं, और दो मिट्टियां याद रखना, बहुत ही कृषि वैज्ञानिकों ने 14 खंडों में मिट्टियों को बांटा है। बहुत गजब का प्रश्न बनता है, तो कई बार पूछा जाता है ये वैज्ञानिक मिट्टियां हैं, वैज्ञानिक मिट्टियां हैं, वैज्ञानिक कृषि मृदा, वैज्ञानिक कृषि मृदा, वैज्ञानिकों ने कृषि विभाजन, मिट्टियों का विभाजन किया है। ठीक है, और कितने विभाजन किया है, 14 खंडों में किया है। 14 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं, कितनी प्रकार की, 14 प्रकार की। और 14 प्रकार में से में 3-4 प्रकार ही बेहद क्वेश्चन आते हैं। एक तो जिप्सी फेरस, और गंगानगर में एक मिट्टी और आती है, और उसका नाम है, मैं यहाँ पेन कलर, हाँ जी, यहाँ पर कौन सी, रवेरिता, रेवेरिता, रवेरिता, या फिर कई बार इसे रवेरिना भी कहा जाता है, रेवेरिना, रेवरीना, रेवरीना। और रेवरीना गंगानगर की है, रेवरीना गंगानगर की है। और साइरोजोक्स, 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 साइरो जैक्स, जैक्स, ये दोनों मिट्टियां क्या है, ये चिपचिपी मिट्टी होती है। आपने देखा होगा गंगानगर इलाके में गए होंगे, चिपचिपी सी मिट्टी मिलती है यहाँ पर, गूढ़े कलर की, बिल्कुल इसे मैं मान सकता हूँ जयपुर वाले इलाके की जो जलोढ़ी मिट्टी है ना, उसी प्रकार की मिट्टी, चिपचिपी। ठीक है, तो अल्फी मिट्टी भी मैं बोल सकता हूं, परंतु इन्होंने इसी मिट्टी को रवेरिता और साइरोजैक्स मिट्टी, अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी कहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए। हाँ जी, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य में अधिकतम क्षेत्र में आच्छादित करते हैं। हाँ जी, अधिकतम, अधिकतम मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल को आच्छादित राजस्थान के किस प्रकार के वन है। देखो वनों के जो प्रकार हैं, ठीक है, सबसे मैं बताऊं, एक तो वन पाए जाते हैं शुष्क। पहली बात करूं, यहाँ पहली किस्म के जो वन पाए जाते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन कलर और चेंज कर लेता हूं। पहली जो किस्म की है शुष्क उष्ण, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन पाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा कौन से पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, कटिबंधीय कंटीले। और कंटीले नाम आते ही आप एरिया तो समझ गए होंगे, कंटीले कहाँ होते हैं, ज्यादातर मरुस्थल में होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक वन और पाए जाते हैं। ठीक है, एक पाए जाते हैं उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, उत्तरी शुष्क, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क मिश्रित, और ये मिश्रित नाम आते ही ना आप समझाइएगा। ठीक है, मिश्रित पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। ठीक है, मिश्रित। और चौथे प्रकार के वन है, और इनका नाम भी एक और बताऊंगा मैं। ठीक है, बहुत ही खास वन है ये। और चौथा नाम है कौन सा, शुष्क पर्णपाती वन, सीधा शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्ण, एक तो है शुष्क उष्क, शुष्क उष्ण, और ये शुष्क पर्णपाती, मिश्रित नहीं है ये। ठीक है, और पर्णपाती झाड़ी वन, ये है झाड़ी। ठीक है, और इसी प्रकार से पांचवें जो प्रकार है, जो पांचवा प्रकार है, वो हो जाएगा अति शुष्क सागवान वन, अति शुष्क सागवान वन, सागवान वन। ठीक है, और इसी प्रकार से ये, और सबसे ज्यादा जो वन रिपोर्ट जो पहले आई थी, तो वन रिपोर्ट, वैसे अभी वन रिपोर्ट आई है तो उसमें भी यही होने वाला है। ठीक है, और इसमें सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं क्षेत्रफल पर पाए, तीसरे प्रकार है, जो तीसरा प्रकार है जो मिश्रित, उत्तरी शुष्क पर मिश्रित पर्णपाती वन भी ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये जो मिश्रित पर्णपाती वन है, ठीक है, और एक वनों का एक और प्रकार है, गया एक धोकड़ा वन भी होते हैं। क्या होते हैं, जिसको एनोगेसस पेंडुला वन, ये देखो एक 6 प्रकार के वन है, तो यहाँ पर एक धोकड़ा वन, धोकड़ा वन भी कहा जाता है, एनोगेसस पेंडुला वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सागवान, सूखे सागवान वाले वन यही हो गए, ये देखो।
और बेसवेलिया वन कौन से हैं? बेसवेलिया वन कौन से हो गए? ये जो शुरू में जो बेसवेलिया जो शुष्क उष्ण जो कटिबंध वन है ये वाले, ठीक है। और सर्वाधिक जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा अपना ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। मिश्रित पर्णपाती वन अधिकतम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, मिश्रित पर्णपाती वन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा। हाँ जी, राजस्थान के वन मंडलों की संख्या कितनी है? हाँ जी, वन मंडलों की संख्या कितनी है? जो कि यहाँ पर मैं बता देता हूँ, वन मंडल है कितने? यहाँ पर 8, 10, 13, 14। हाँ जी, इसका जो सही जो आंसर मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबसे बड़ा सबसे छोटा वन मंडल कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़े वन मंडल, सबसे बड़ा वन मंडल पूछे, बड़ा वन मंडल, वन मंडल और बड़ा वन मंडल पूछे तो याद रखिएगा वो हो जाएगा जोधपुर वन। कौन सा है? जोधपुर वन। और जोधपुर संभाग तो वैसे ही आपको पता ही है, इसका जैसलमेर सबसे बड़ा है, तो जोधपुर संभाग वाला सबसे बड़े वाला हो जाएगा, ठीक है। ये वन मंडल सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? छोटा पूछे तो सिरोही है, छोटा पूछे तो छोटा पूछे तो सिरोही, सिरोही, सिरोही है। अगर पूछे ना टोटल कितने, टोटल 13 हैं। कितने हैं? 13 वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से 13 वन मंडल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा आपके लिए शानदार लाजवाब प्रश्न भी। हाँ जी, राजस्थान का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? हाँ जी, पहला बजट कब पेश किया गया था? हाँ जी, इसका टीकाराम पालीवाल द्वारा, JNN व्यास द्वारा, नाथुराम मिर्था के द्वारा, परशुराम मथेना के द्वारा। हाँ जी, क्या अंश का 1952 में पहली बार जब यहाँ पर बजट पेश किया गया, अभी पहली बार, और उस टाइम के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। पहली बार बजट के टाइम पे, हाँ जी, कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया था, ठीक है। तो बजट पेश किया था, वो किया था नाथुराम मिर्था, नाथुराम मिर्था। और नाथुराम मिर्था कौन थे? एक प्रकार के मंत्र। और कौन बजट जारी करता है ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। वित्त मंत्री जारी करता है। कौन करता है? वित्त मंत्री जारी करता है, ठीक है। तो वित्त मंत्री ये थे। तो इसी प्रकार से हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? नाथुराम मिर्था। और पहली बार बजट कब यहाँ पर पेश किया गया? 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया। इसी प्रकार से सी नंबर ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भी। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी किसके लिए प्रयुक्त होता है? मैं आपको बता देता हूं, यहां पर पार्लर पानी पूछा है। राजस्थान की बात करूं तो यहां पर जब मैं राजस्थान का मैं बनाऊं तो यहाँ वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया? यहाँ वाला जो एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ वाला जो क्या है, यहाँ पर बारिश होती है तब यहाँ पर जो पानी भरा रहता है टोए के अंदर है, तो उस पानी को किस नाम से, वो कौन सा पानी होता है, ठीक है। तो आप मुझे फटाफट इसका वो कौन सा होता है? नदी जल होता है, भूमिगत जल होता है, नहरी जल होता है, और जिसे पार्लर पानी कहा जाता है वर्षा जल। स्थानीय भाषा के अंदर जब शेखावटी एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? ये जो भाषा है शेखावटी की है। तो मुझे इसका आंसर कर दीजिए भी फटाफट मुझे इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, इसका जो शानदार जो सही जो आंसर होने वाला है वो होएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, वर्षा पानी। जब वर्षा के समय बारिश के रूप में जब जल सीधा भूमि पर आता है तो ऐसे इसी प्रकार के टोइंग के अंदर पानी पड़ा रहता है, तो यहाँ पर पानी साफ हो जाता है। उसको कई बार हम घरों में भी वहां पर एरियो में यूज किया जाता है, और उसको कहा जाता है किस नाम से? पार्लर पानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पार्लर पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके लिए शानदार प्रश्न भी। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती हैं? पिछोला और आना सागर, कोलायत और पुष्कर, जयपुर, जयसमंद और राजसमंद, और पंचभद्रा और सिलीसेड। हाँ जी, सिलीसेड तो अलवर में है, पंचभद्रा कहाँ है? मुझे फटाफट बताओ। पंचभद्रा, हाँ जी, पंचभद्रा बाड़मेर, हाँ जी, जयसमंद उदयपुर, हाँ जी, राजसमंद, पुष्कर, कोलायत, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कहाँ है, ठीक है। आना सागर आपको पता ही है कहाँ है। हाँ जी, फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए भी, फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए। हाँ जी, कौन सी झीलें सिंचाई में काम में ली जाती है? हाँ जी, अब मुझे बता दीजिए कौन सी झीलें ओनली सिंचाई में काम में ली जाती है। तो इसका जो शानदार जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो शानदार आंसर रहने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जयसमंद और राजसमंद झीलें जो सिंचाई से में उदयपुर में, सॉरी, यहाँ पर जयसमंद झील और राजसमंद ये कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर। और उदयपुर में इस झीलों का निर्माण 1950 में सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई, और इन्हीं नहरों से सिंचाई की जाती है। और 2 नहरें कौन कौन सी है? एक तो है
कौन सी है? शामपुरा। एक कौन सी है? शामपुरा। और दूसरी नहर कौन सी है? भाट नहर। कौन सी है? भाट नहर। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सी नहरें हैं? शामपुरा और भाट नहर जैसमंद और राजमंद झील से 1950 में बनाई गई नहरें थी। ठीक है, जो कि सिंचाई में यूज की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पंचभद्रा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? नमक का, सिल्क का, लकड़ी के खिलौनों का, मिट्टी के बर्तन का? हाँ जी, हाँ जी, पंचभद्रा में हाँ जी किस वस्तु का निर्माण में सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है? हाँ जी, फटाफट मुझे इसका आंसर कर दीजिए भी। हाँ जी, नमक। जब नमक की बात आती है तो पंचभद्रा झील नाम आती है, और इसके पंचभद्रा झील का जो निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है, यहाँ पर एक जो स्टेट वर्कस लिमिटेड कारखाना है, स्टेट वर्कस लिमिटेड कारखाना जो कंपनी है, और इन्होंने 1960 के अंदर एक यहाँ पर सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बहुत पाया गया था, और सोडियम क्लोराइड के सबसे ज़्यादा जो 98% जो भंडार है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, क्लोराइड जो नमक का 98% जो भंडार है यहाँ पाया जाता है, तो झील में मिला। तो इसी प्रकार से ये खारे पानी की जो झील, ठीक है, और बड़े पैमाने पर होता है नमक का उत्पादन। तो इसी प्रकार से हमारा जो सही में आंसर हो जाएगा नमक हो जाएगा, जो कि बाड़मेर के बाड़मेर की कहाँ पर स्थित है? बालोतरा में स्थित है। ठीक है, बाड़मेर की बालोतरा में स्थित है, बालोतरा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा पंचभद्रा झील। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ जी, बहुत ही खारा नमक यहाँ देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न भी। हाँ जी, मैं आपको बता देता हूँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है, ये आंसर पूछा है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब हम राजस्थान के जो उप विभाजन करते हैं, तो राजस्थान के कई जिले हैं, हमें 4 उप विभाजनों में देखने को मिलता है राजस्थान। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश, इसके बाद में अरावली, इसके बाद में यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश ये है अरावली, और ये है उत्तर पश्चिमी मैदानी प्रदेश, और ये अरावली। और इसी प्रकार से जब मैं बात करूँ पूर्वी मैदानी प्रदेश की, और ये कौन सा है? हड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश है। इसी प्रकार से जब मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पर पहला अपने देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बनास बाणगंगा का मैदान तो कौन से में आता है? यहाँ पर कौन सा आएगा? ये भी कौन सा आएगा? बनास गंगा यहाँ से गुजरता है, तो ये भी पूर्वी मैदानी प्रदेश में आएगा। तो यहाँ पर ये भाग तो नहीं का पूछा है ना, यहाँ पर नहीं का पूछा, नहीं गए तो ये तो आता है। इसी प्रकार से चंबल बेसिन भी इसी के जरिए यहाँ के पास यहाँ से नदी गुजरती है, तो ये बेसिन भी यहाँ पूर्वी मैदानी प्रदेश में। क्योंकि ये ज्यादातर जो एरिया पूछा है वो किसका पूछा है, मैं बता देता हूँ, इस एरिया का पूछा है। ठीक है, इस एरिया में कौन कौन सा आएगा? ठीक है, इस एरिया में ये भी आ जाता है, ये भी ऑप्शन सही होगा। और मध्य माही बेसिन है, ये भी यहाँ से जब नदी पार होती है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके नदी पार होती है, तो इस मैदानी प्रदेश को कवर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना अरावली प्रदेश और हड़ौती प्रदेश से निकलता हुआ एक क्षेत्र और है, और वो हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ये वाला प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर अरावली प्रदेश से निकला हुआ जब मारवाड़ के जो उत्तर पश्चिम मैदानी से प्रवेश थोड़ी बहुत टच करती हुई लूनी बेसिन, तो अपना जो ऑप्शन सही रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन भाग नहीं है। किस बेसिन का? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो इसी प्रकार से डी नंबर ऑप्शन हमारा शानदार आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों की बात हो रही है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें की बात हो रही है, तो किस महासागर से आती है? जब समुद्र से, जब ग्रीष्म ऋतु के अंदर, जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान जो मानसून वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम से, मैं यहां पर मैप का जिक्र कर देता हूं, जब दक्षिण पश्चिम से, यहाँ से दक्षिण पश्चिम से जब उत्तर पूर्व की ओर जब हवाएं बढ़ती हैं, ठीक है, इसी प्रकार से हवाएं बढ़ती है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यहाँ पर उत्तर पश्चिम से यहाँ के मुकाबले यहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक होती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। वर्षा क्या बढ़ती है? बढ़ती है। ठीक है, मानसून इधर से आता है, मानसून, ठीक है, मानसून इधर से आया और वर्षा की मात्रा इधर से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी, दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी, और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती हुई जब चलती है तो वर्षा की मात्रा, दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है। क्या हो जाती है? यहाँ कम होती है,
और जैसे जैसे बढ़ती है तो आगे कम बढ़ती जाती है, ठीक है। तो बढ़ती जाती है तो राजस्थान में सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जो मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये जो मानसून सागर है वे कहाँ से उठता है, ये उठता है यहाँ पर कौन सा महासागर, अरब सागर, यहाँ पर ये कौन सा है, हिंद महासागर, हिंद महासागर, तो वो कौन सा है, यहाँ से पवने से, क्योंकि इंडिया से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून से, तो यहाँ पर कौन सा है, अरब सागर का हिंद महासागर, और हिंद महासागर का अरब सागर, तो इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, ठीक है ना, हिंद महासागर। यहाँ पर बी ऑप्शन लगाना था, यहाँ पर सी ऑप्शन लगाना था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा आपके लिए शानदार प्रश्न भी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? हाँ जी, गेहूं के लिए, मक्का के लिए, चावल के लिए, बाजरा के लिए। हाँ जी, क्या आंसर रहेगा इसका, फटाफट मुझे आंसर कर दीजिए जी। देखो, जब बात आ जाती है यहाँ पर मावठ की, तो ये मावठ की वर्षा कहाँ से आती है? हाँ जी, फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। मावठ की वर्षा, जब मावठ की वर्षा आती है तो यहाँ पर कैस्पियन सागर, जब यहाँ से इधर से कैस्पियन सागर से वर्षा आती है, तो ये मावठ की वर्षा ऐसे उत्तर पश्चिमी राजस्थान की वर्षा करती हुई ऑल इंडिया के यहाँ पर जितने भी इस सीध में राज्य आते हैं वर्षा करती हुई जाती है, जो कि फसलों के लिए भूमध्य सागरीय चक्रवात होते हैं। ये ध्यान रखिए, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय चक्रवात, सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवात से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ, क्योंकि विक्षोभ स्पीड में चलते हैं, ठीक है, विक्षोभ क्या चलते हैं, स्पीड में चलते हैं। और राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मावठ। और रबी की फसलों के लिए बहुत जरूरी। और रबी की फसल कौन सी है सर्वाधिक? तो याद रखिएगा, गेहूं और सरसों के, राजस्थान में कौन सी फसल सर्वाधिक? यहाँ पर गेहूं और सरसों के लिए फुल लाभदायक होता है। यहाँ पर गोल्डन, जो आप अपने बूंदे कह सकता हूं मैं, स्वर्ण बूंदों के रूप में यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके लिए उत्तरदायी है? गेहूं और जौ या फिर सरसों। जौ और डाल लीजिए इसमें, जौ के लिए भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर भी। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? सबसे अधिक ऊंचा है। अभी 4 अपने मरुस्थलीय प्रदेशों की बात की थी, तो मरुस्थलीय प्रदेशों की बात की है तो सर्वाधिक जो ऊंचा मरुस्थल है, यहाँ पर ऊंचा जो भाग है मैं बता देता हूँ, सर्वाधिक जो ऊंचा भाग है, तो सबसे ज्यादा जो ऊंचा भाग है, तो यहाँ पर एक क्षेत्र आता है सर्वाधिक ऊंचा वाला, वो आपको पता ही है। यहाँ पर सर्वाधिक, यहाँ पर चोटियां हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है, और वो कौन सी हो जाएगी? माउंट आबू। और माउंट आबू की कौन सी? गुरु शिखर, गुरु शिखर। और गुरु शिखर, अब जब गुरु शिखर की बात हो गई तो लगभग आपको बता ही दिया 1722 मीटर सबसे ऊंची। और झंडे की मैं ऊंचाई काउंट करूं तो 1727 भी कई बार आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब मैं माउंट आबू की बात करूं तो यहाँ पर इसकी औसत ऊंचाई, इसकी अरावली की जो औसत ऊंचाई है, अरावली की औसत ऊंचाई, औसत एवरेज, औसत ऊंचाई की बात करूं तो कितने मीटर है? 930 मीटर, 930 मीटर। तो याद रखिएगा, इसलिए हमारा जो सही में जो आंसर हो जाएगा वो 930 मीटर। और 930 मीटर कौन सा आंसर है? वो हो जाएगा कौन सा? अरावली पर्वत, अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा आपके लिए शानदार नेक्स्ट प्रश्न भी, ये रहा 59 क्वेश्चन। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? हाँ जी, जैसलमेर में, हाँ जी, भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है, उपरोक्त सभी है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर कर दीजिए। हाँ जी, फटाफट। अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, या बात करूं मैं यहाँ से जैसलमेर की, जैसलमेर लाठी जैसी श्रृंखला है, कौन सी है? जैसलमेर। जब राजस्थान की बात होती है तो हमारे यहाँ जैसलमेर में एक लाठी श्रृंखला पाई जाती है, मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक, मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक, मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक एक लाठी सीरीज पाई जाती है। और इसी लाठी सीरीज को किस नाम से? डांग सीरीज भी कहा जाता है, इसे डांग सीरीज भी कहा जाता है। तो लाठी जैसी श्रृंखला, और जिसपे एक चांदल नलकूप भी बना हुआ है, चांदल नलकूप भी बना, जिसको थार का घड़ा कहा जाता है, थार का घड़ा भी कहा जाता है। यहाँ पर थार का घड़ा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी घास पाई जाती है? वो पाई जाती है सेवन घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेवन घास पाई जाती है। और जिसे धामण घास, और एक धामण घास भी पाई जाती है, ये अलग घास है। तो इसी प्रकार से हमारा जो सबसे प्रोटीन जो घास है वो हो जाएगी कौन सी? सेवन घास है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो सही हो जाएगा, ये प्रकार से भूमिगत जल पट्टी है। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट पर्सन भी। हाँ जी,
हाँ जी, 60 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने कब इस्तीफा दिया? हाँ जी, जगन्नाथ पहाड़िया, वो देखो कौन थे यहाँ पर, क्या वो थे जिन्होंने डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा, या थे शिवचरण माथुर, और या फिर गढ़देव जोशी, या फिर मोहनलाल सुखाड़िया भी? आंसर फटाफट मुझे इसका आंसर कर दीजिए भी, क्या आंसर रहने वाला है? जब मैं बात करूं यहाँ पर 10वें जो जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री थे, तो भाई यहाँ पर कौन से 10वें, ठीक है, 10वें जगन्नाथ पहाड़िया हुए हैं, ठीक है। और राज्य के, मैं पहले यहाँ पर आंसर की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो सही में जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? शिवचरण माथुर। और डीग जो गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था, और ये इस्तीफा दिया था 23 फरवरी 1985 को। कब दिया था? 23 फरवरी 1985 को दिया था, ठीक है। और 23 फरवरी 1985 इस्तीफा दे दिया, और ये राज्य के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री, फैक्ट जरूर, गैर राजस्थानी, ठीक है, गैर राजस्थानी सीएम थे। और ये कहाँ जन्मे हैं अभी? ये कहाँ जन्मे हैं? ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश। शिवचरण माथुर कहाँ के हुए हैं? और कौन से जिले के? गुना जिले के। और याद रखना, ये गैर राजस्थानी के साथ साथ ये राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। राज्य के दूसरी बार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले जो मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो रहे हैं, एक तो 1985 में इस्तीफा दिया, और इसके पहले फिर ये 1988 में शिवचरण फिर सीएम बनते हैं। इसी प्रकार से 2 बार यहाँ पर सीएम के पद पर रहने वाले, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ जी, ये थी हमारी 60 क्वेश्चनों की सीरीज, और 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 1000 क्वेश्चन तक अपना टारगेट पूरा करना है। लगातार अपने चैनल से जुड़े रहिए और लगातार इसको सपोर्ट करते रहिए। अगर किसी मेरे भाई ने या बहन ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस पे हम, चाहे ईओ हो, चाहे ईओआरओ हो, या फिर आरएस प्री हो, या फिर राज्य की चतुर्थ कर्मचारी बहुत बड़ी भर्ती है, इसका फॉर्म लगाना मत भूलिएगा। हाँ जी, 52,000, ये मौका बार बार नहीं आएगा, तो लगातार। और जेल प्रेरिका तो पक्का ही आपने फॉर्म लगाना है, और क्योंकि इसकी 2026 में 1 जनवरी 2026 से पहले जिनका जन्म है वो सभी फॉर्म लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से 1 जनवरी 2008 से जिनका जन्म है, और 26 को 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है, 26 को 18 साल को हो जाएंगे, वो सभी फॉर्म लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो ये थी हमारी क्लास, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, जय हिंद, जय भारत।